हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? अच्छा, हाँ जी, असाइनमेंट्स हो रही हैं? नहीं हो रही। कौन सी वाली नहीं हो रही? वजह, आप लोग कहाँ थे मंडे को? मंडे को आप लोगों ने मुझसे वादा किया था क्लास का। आप लोगों ने कहा था कि मैं टाइम आपको दूं तो आप लोग आएंगे, कोई भी नहीं आया। ट्यूसडे को कोई बंदा नहीं आता। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे बताओ। आज आपने भी एक एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है। एक्स्ट्रा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो मेकअप क्लास है। तो ऐसे कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी मर्जी कह लें नहीं आ रहा समझ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा until you show कि आपको कोई मसला है। तो खैर, आई लीव दिस टू यू गाइस। अब आप लोग छोटे तो नहीं रहे कि आपको बात बात पे समझाया जाए या किया जाए। आप लोग अपने फैसले खुद कर सकते। यार ये कंप्यूटर इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, इसकी पावर खींच लूँ मैं? अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम लोग बात कर रहे थे उसकी आइसोलेटेड बक कन्वर्टर जो होता है, फॉरवर्ड कन्वर्टर। फॉरवर्ड कन्वर्टर हाँ जी। ओके, लेट्स सी। पहले तो ये बताइए कि अच्छा, फॉरवर्ड कन्वर्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है? इफ़ आई रिमेंबर, हम लोगों ने एक कोर रीसेटिंग वाइंडिंग या टर्शरी वाइंडिंग का तस्करा किया था। उसकी वजह से हमने ये बताया था कि जी आपकी जो एनर्जी स्टोर होती है कोर में, वो हम उसको ज़ीरो करा देते हैं, और उसका ज़ीरो होना बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल ज़रूरी होता है। याद है ये बातें ना? आप यहाँ पे कहते तो फिर उसके बाद कहते हो मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। तो ऐसे नहीं करो। अच्छा, उस वक़्त मैंने ये तस्करा किया था कि इसका एक और तरीका भी है। मतलब अगर मैं यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए फॉरवर्ड कन्वर्टर दोबारा से। फॉरवर्ड कन्वर्टर में एक इस टाइप का सर्किट है जिसकी डॉट कन्वेंशन हम लोग जो बनाते हैं वो ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके, और आउटपुट जो है वो बक कन्वर्टर की शक्ल होती है एग्जैक्टली। ठीक है ना? ये था बूस्ट। जो एक मैंने पहले उससे पढ़ाया था आपको, वो था फ्लाई बैक कन्वर्टर। फ्लाई बैक कन्वर्टर के अंदर इस डॉट को हम नीचे ले जाते थे, ये गायब हो जाता है। आज ये गायब हो जाता है, ये इंडक्टर गायब हो जाता है। अगर मैंने इसी का फ्लाई बैक बनाना हो तो मैं ये करूँगा, यहाँ डॉट है, इसका डॉट नीचे ले जाइए, ये ऐसे ही रहेगा, और ये फ्लाई बैक। रिमेंबर दिस, ठीक है? इसमें सिर्फ डॉट के उलटने से आपका कन्वर्टर या तो फॉरवर्ड हो जाता है या फ्लाई बैक हो जाता है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस वी हैव कवर्ड एंड आई शोड यू कि ये चीज़ जो है ये एक बक बूस्ट कन्वर्टर है, और कोई इसमें सिर्फ हमने ये किया कि हमने उसकी जो इंडक्टेंस थी, बक बूस्ट में एक इंडक्टेंस लगी हुई थी, उस इंडक्टेंस को हमने स्प्लिट करके एक म्यूचुअल कपल्ड इंडक्टेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था जी। ओके, और इसमें जो इश्यू था, ये वाली साइड एग्जैक्टली बक कन्वर्टर है। दैट मीन्स कि या तो ये जो इसमें करंट फ्लो करता है वो या तो यहाँ से आ रहा होता है या यहाँ से आ रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी पोलैरिटी क्या थी। जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कंडक्ट करता है। जब ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये ऑफ हो जाता है और ये कंडक्ट करता है। मसला सिर्फ इस कोर फ्लक्स की रीसेटिंग का था। RESETTING, कोर फ्लक्स
रीसेटिंग का मसला क्या था, याद है? क्या इश्यू था? कोर में फ्लक्स क्यों, याद है क्या मसला था इसका? क्यों बनता है जी? एनीबॉडी बताइए। बिल्कुल ठीक जी। इसको मतलब इसको कई तरह से मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इसमें मसला ये हो रहा है सिंपल सा कि भाई कोर, जब भी आप इसके ऊपर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वो वोल्टेज आप इस तरह अप्लाई कर रहे हैं बाय टर्निंग ऑन दिस स्विच, व्हेनेवर यू टर्न ऑन दिस स्विच आपकी VS वोल्टेज इस पर अप्लाई आ जाती। इस वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है उसका 0 होना ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर दिस कोर फ्लक्स टू गो बैक टू 0। वरना अगर आप कोई भी इंडक्टर देख लीजिए, उस इंडक्टर को जब आप एक फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, एक पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं, तो उसका फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट? आप अगर एक सिंपल एक आपने वोल्टेज सोर्स लिया, इसके साथ एक स्विच लगा दिया और एक इंडक्टर लगा दिया, जब आपने स्विच को ऑन किया तो आपने यूं करके एक वोल्टेज V, लेट्स से ये V सब ऐसे, ये V सब ऐसे आपने इस इंडक्टर पर अप्लाई किया। इसका रिजल्ट ये होगा कि इस इंडक्टर का फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट या नहीं? इसका जो फ्लक्स है वो करंट का फंक्शन होता है, IL का। और हमें ये पता है कि जब हम IL को प्लॉट करते हैं तो IL अगर 0 थी इनिशियली तो वो यूं करके राइज करती है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, बिकॉज ये वोल्टेज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो ये, और इसका रेट ऑफ चेंज हमें पता है कि di/dt जो है वो है VS/L के बराबर, अगर ये इंडक्टेंस सेल है। नाउ एज वी ऑल्सो नो दैट बिकॉज ऑफ अ फाइनाइट करंट, ये एक फाइनाइट वैल्यू है ना। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ इनफाइनाइट नहीं होती और 0 से बड़ी होती है, हम उसको फाइनाइट कहते हैं। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो 0 से बड़ी हो। 0 को हम 0 कहते हैं, फाइनाइट नहीं कहते नॉर्मली। फाइनाइट का मतलब है 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, ठीक है? कोई चीज़ को करंट फ्लो कर रहा है। अब सिंस देयर इज सम करंट फ्लोइंग, देयर इज सम NI, राइट? If there is some NI, then there is some flux. क्योंकि flux is nothing but NI upon reluctance. And where is this flux situated? In the core. ठीक है, इस इंडक्टेंस की जो भी कोर होगी उसके अंदर कुछ फ्लक्स एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है ना? अब ये बात पक्की है कि जब भी आप एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं इंडक्टेंस के क्रॉस, तो उसके अंदर एक फ्लक्स एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है? आपको याद होगा मैंने एक शुरू में आपको जब इंडक्टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने ये एक सिंबल यूज किया था, साई, और इसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेजेस। फ्लक्स लिंकेजेस, इसकी मल्टीपल तरीकों से हम डिफाइन करते हैं। एक LI से डिफाइन करते हैं, इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड विद द करंट इन द इंडक्टेंस, ये होती है फ्लक्स लिंकेज। एक और चीज होती है जिस इसी को हम वोल्ट सेकंड से भी, इसका मैयर जो है ना वो वोल्ट सेकंड होता है, वोल्ट इनटू सेकंड। इसका मतलब है कि वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद टाइम, इसका मैयर है, इसका यूनिट है। आप लोग सुनते नहीं हो, ठीक है? यू गाइज आर नॉट अटेंटिव, आई एम टेलिंग यू, यू गोइंग टू सफर फॉर दिस। ओके, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकंड्स इसका मैयर है। और वोल्ट सेकंड कहां से आते हैं? वोल्ट सेकंड यहां से आते हैं, V/L dt। वोल्टेज into second integrated voltage on the inductor is called the flux linkage on the inductor, ठीक है? और यही वो चीज है जो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स ये दिखाता रहा हूं कि जब आप टाइम के अगेंस्ट
V सब L प्लॉट करते हो और आप कहते हो कि जी उसकी शक्ल इस तरह की है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करें, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया 0 होना चाहिए अगर ये स्टेडी स्टेट में ऑपरेट कर रहा है। ये चीज़ कुछ भी नहीं है बल्कि इसका एरिया है, ये इंटीग्रल जो है। ओके, सो ये जो चीज़ है, ये जो फ्लक्स लिंकेज है, ये बेसिकली एक्यूमुलेटेड फ्लक्स को इंडिकेट कर रही होती है। फ्लक्स को जो करंट रेजिडुअल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होती है ना, उसको इंडिकेट कर रही होती है कोर के अंदर। तो एज यू अप्लाई, as in this case, when you turn on this transistor, there is a flux established in the core, and that flux keeps increasing with the amount of time that goes by. आपका ये जो टाइम गुजरता जाएगा, जितनी देर के लिए आप इसको ज़्यादा देर के लिए ऑन रखोगे, उतना ज़्यादा इसका फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। ओके, यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ से भी नज़र आ रहा है। करंट लीनियरली रैंप करती जाएगी। करंट जब रैंप करती है तो Ni बढ़ता है, Ni बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ता है। सो फ्लक्स अगर आप प्लॉट करेंगे तो फ्लक्स भी यूं ही जा रहा है, ये फ्लक्स की लाइन है। फ्लक्स भी इंक्रीज करता जा रहा है, बिल्कुल करंट के प्रोपोर्शनली इंक्रीज करता जा रहा है। सो द पॉइंट इज कि देयर इज सम फ्लक्स इन द कोर एंड द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को कैसे मेजर करते हैं, क्या यूनिट्स होते हैं फ्लक्स के? वेबर्स। सो वेबर्स में जो फ्लक्स मेजर कर रहे हो तो मीटर लगा के वो बढ़ता जा रहा है, यू विल सी इट गोइंग अप लीनियरली। अगर आप इस फ्लक्स को जीरो नहीं करते तो कोर, आपको मालूम है कि कोर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स से ज़्यादा नहीं लेती। BH कर्व इंडिकेट करती है कि जब बढ़ता चला जाता है B, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो सैचुरेट कर जाती है। द सेम थिंग विल हैपन विद दिस कोर, कोर सैचुरेट कर जाएगी। जब कोर सैचुरेट कर जाती है तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। आपके इंडक्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी इंडक्टेंस खत्म हो जाती है। सेम थिंग हैपन्स विद दिस ट्रांसफॉर्मर। सो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कोर को रीसेट करते रहें। जब भी आप ट्रांसफॉर्मर या इंडक्टर यूज़ करते हैं तो यू हैव टू एंश्योर कि कोर सैचुरेशन में मत घुसे। वो हैजार्डियस है, वो इलाका ऐसा है कि जहाँ पे फिर मसाइल खड़े होते हैं। सो वी मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर कोर फ्लक्स रीसेटिंग, ये था कॉन्सेप्ट। और उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो इंटीग्रेटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज है ऑन द इंडक्टर, दिस मस्ट सम अप टू 0 ओवर वन पीरियड, वन कंप्लीट पीरियड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आपको परेशानी की जरूरत है, ठीक है ना। अगर ये इंटेग्रल ओवर सर्टेन Ts 0 हो जाता है, देन यू आर ओके, you know that the current is returning back to its original starting value and you are in steady state, there is no hazard. But अगर ये चीज़ बढ़ती जा रही है, अगर ये चीज़ बढ़ती जा रही है किसी भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आपको रन, इसको हम बेसिकली इट विल रन इनटू व्हाट इज कॉल्ड रन अवे, कि कोर जो है आस्ते आस्ते सैचुरेशन में घुस जाएगी और यू विल बी योर ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट ये होता है कि ये डिवाइस डैमेज हो जाती है, ये ट्रांजिस्टर जल जाएगा। और इस रीसेटिंग के जो मैकेनिज्म्स हैं, कोर की रीसेटिंग के, वो हम लोगों ने बात की थी। एक मैंने यहाँ कहा था कि टर्शरी वाइंडिंग हम डाल देते हैं। टर्शरी वाइंडिंग कैसे डाल देते हैं कि इसी के ऊपर एक और वाइंडिंग लगा के उसको मैंने यहाँ ग्राउंड कर दिया, या इट्स अप टू यू कि आप उसको किस जगह ड्रॉ करते हैं, बट इट्स प्रोबेबली सिंपलर टू ड्रॉ द डायोड देयर, और इसका डॉट हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब बाय डूइंग दिस, इस वाइंडिंग का नाम ही कोर रीसेटिंग वाइंडिंग या टर्शरी वाइंडिंग। टर्शरी तो खैर वैसे टर्शरी तो इसलिए कहा जाता है कि ये तीसरी होती है, बट कोर रीसेटिंग वाइंडिंग इसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये कोर को रीसेट करने के लिए डाली जाती है। और इसका एक्शन कैसे हो रहा है कि जिस वक्त जब आप इसको ऑन कर रहे थे तो आपने इसके क्रॉस V सब S अप्लाई की थी प्लस माइनस। जब आपने इसको ऑफ किया
तो ये वोल्टेज हमें पता है कि अब हम फ्लक्स को जीरो पे ड्राइव करना चाह रहे हैं, फ्लक्स एक सर्टेन एस्टैब्लिश्ड वैल्यू है, फ्लक्स को जीरो पे ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो ये वोल्टेज रिवर्स होती है। ये वोल्टेज कितनी होती है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये वोल्टेज कितनी होती है, ये फंक्शन होता है कि आपने इसको कहाँ पे क्लैंप किया, सर्किट कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि ये वोल्टेज कहाँ जाएगी। अगर आप इसको कोई तरीका नहीं छोड़ते रोकने का तो ये इन्फिनिटी को रन करती है। अगर आप कोई तरीका बना लेते हैं इसको रोकने का, तो फिर जैसे इस केस में हमने तरीका बनाया हुआ है रोकने का, सो जब ये इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये यूं पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज ये कपल्ड इंडक्टेंस, और ये इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। चूंकि डॉट अब इस वक्त नेगेटिव हैं सारों के, जिस वक्त ये हो जाता है तो अब ये डायोड कंडक्शन में आ जाता है, और जब ये डायोड जी आ जाए, जब ये डायोड कंडक्शन में आता है उस वक्त आपकी ये वाली वोल्टेज कितनी हो जाती है, Vs, क्योंकि ये ऑन हो गया स्विच, तो अब ये वोल्टेज क्लैंप हो गई है Vs के ऊपर, क्योंकि ये तो वोल्टेज सोर्स है ना, ये फिक्स्ड है वोल्टेज, ये नहीं चेंज होती, तो अब ये Vs हो जाती है। और ये वाली वोल्टेज ये अब इसकी टर्न्स रेशियो से डिटरमिन हो जाती है। ये जमान जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, ये अब आपको अगर पता था कि यहाँ पर N3 टर्न्स थे और यहाँ पर N1 टर्न्स थे, तो अब आप निकाल सकते हो कि ये N1 ओवर N3 मल्टीप्लाइड बाई Vs वोल्टेज जो है ना, वो इस पोलैरिटी में यहाँ नजर आती है। क्या क्या दोबारा बताएं, N1 ओवर N3, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है, Vx बताएं, आप खुद मुझे बता दें जितनी होनी चाहिए, मैं अपनी लिख देता हूँ, कितनी होगी Vs उस वक्त जब ये वाला ऑन हुआ है, जब ये डायोड ऑन है और ये ऑफ है, दैट मीन्स कि यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। अब बताइए N3 टर्न्स के ऊपर Vs अप्लाइड है, ठीक है, N1 टर्न्स पे कितनी वोल्टेज आएगी, ट्रांसफॉर्मर है, बताएं कितनी आएगी, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वोल्टेज इज डेवलप्ड। और अगर मैं इसको वेव फॉर्म में बनाऊं, यहाँ पे हमारे पास डायोड था, अगर मैं इसको वेव फॉर्म में बनाऊं टाइम के अगेंस्ट, तो जिस वक्त मैंने स्विच को ऑन किया हुआ था उस वक्त ये वोल्टेज V सब S थी, ये मैं प्राइमरी की वोल्टेज बना रहा हूँ इस जगह की, ठीक है। और मेरी जो कन्वेंशन है ना, ये चीज़ अगेन आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, जब हम सर्किट सोल्यूशन करते हैं तो गोइंग बैक टू योर फर्स्ट कोर्स इन सर्किट एनालिसिस, कौन सा क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, एक आपने दो कोर्सेज किए होंगे, एक सर्किट एनालिसिस 1 था, एक 2 था ना, नेटवर्क एनालिसिस, ये इस तरह का कोई नाम। उसमें जब आप पढ़ते थे तो आप एक कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं वोल्टेजेस और करंट्स की, और एक होती हैं जो रियल होती हैं, ठीक है। तो हम जब सर्किट सॉल्व नहीं कर चुके होते, शुरू कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा कुछ अस्यूम करते हैं कि ये डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन जो है वो मेरी ये वाली है, ये इसको मैं V sub P कह रहा हूँ विद दिस पोलैरिटी। द प्राइमरी वोल्टेज इज assumed टू बी ऑफ दिस पोलैरिटी V sub P, ठीक है। जब ये स्विच ऑन होता है, ट्रांजिस्टर जब मेन ऑन होता है, तो V sub P बराबर होती है V sub S के। आई एम ड्रॉइंग हियर V sub P. So in the beginning it is equal to V sub S, and when we have just seen कि जिस वक्त आपकी पोलैरिटी जब ये ऑफ होता है तो ये वोल्टेज रिवर्स होती है, और ये माइनस N1 अपॉन N3 इंटू Vs पे चली जाती है। ठीक है, तो अब सक्सेसफुल ऑपरेशन की जो कंडीशन थी वो सिंपल ये थी कि ये एक्यूमुलेटेड एरिया इस एक्यूमुलेटेड एरिया के बराबर होना ज़रूरी है। ये अगर इससे कम है, तो अगर ये एरिया इससे कम है तो फिर वही हो जाएगा जो पहले हम लोग देख रहे थे, ओके, डिजास्टर।
कोर जो है वो रीसेट नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स इज एक्यूमुलेटेड इन द कोर, और यहाँ पे फ्लक्स इज reduced to 0। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो मसला है, इसका 0 होना जरूरी है। और यहां से आप लोगों ने बात वो देखा था, अगर हम इसको टाइम उसकी टर्म्स में देखें, DTS वगैरह की टर्म्स में, तो ये पीरियड जो है वो DTS है। अब जो आपका T सब S है, जो जिसके बाद आप इस स्विचिंग को दोबारा रिपीट करते हैं, स्विचिंग को रिपीट करने का मतलब ये है कि जब आप इस ट्रांजिस्टर को दोबारा ऑन करेंगे वो यहाँ पे किसी वक्त हो सकता है, इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक किसी वक्त भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं फर्ज किया यहाँ पे कह देता हूँ कि ये मेरा T सब S है जी, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरा T सब S है, ठीक है, तो उस सूरत में ये जो टाइम है, मैं इसके बारे में ये लिख सकता हूं कि ये मेरे पास अवेलेबल है दिस टाइम इज अवेलेबल टू मी, कि मैं मजीद ड्यूटी रेशो इंक्रीज कर सकता हूं। समझ लो मेरी बात, अगर मैं इस D को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं इस D को इंक्रीज करूंगा तो उसका रिजल्ट इस करंट के ऊपर क्या होगा, या इस वोल्टेज के ऊपर क्या, वोल्टेज पे नहीं, इस करंट पे जो प्राइमरी में फ्लो कर रही है, या इसकी फ्लक्स लिंकेजेस पे क्या होगा, बढ़ जाएंगे। सो इसका मतलब है कि ये एरिया बढ़ जाएगा। जब मैं इसको थोड़ा लंबा करूंगा तो ये एरिया बढ़ जाएगा। जब ये एरिया बढ़ेगा तो इसको रिवर्स में कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे उतना ही इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन आई इंक्रीज माय ड्यूटी रेशो, this portion, this area, little area allows me कि मैं अपनी ड्यूटी रेशो को थोड़ा सा बढ़ा सकूं। लेकिन जिस वक्त ये सिचुएशन आ जाती है कि मेरा T सब S जिस पॉइंट पे मेरा ये जो नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है वो इस स्टेट में आ जाए, ऐसे आ जाए, अब मैं फर्दर ड्यूटी रेशो को अगर बढ़ाऊंगा तो फिर मैं इस तरफ तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर को दोबारा ऑन कर रहा हूँ, राइट। इस पॉइंट पे ऑन हुआ था ट्रांजिस्टर, इस पॉइंट पे दोबारा ऑन हो गया, तो पॉजिटिव एरिया तो वहीं पर आता रहेगा जहां ट्रांजिस्टर ऑन हुआ था, बट नेगेटिव एरिया को की ये जगह कटनी शुरू हो जाएगी। इफ दैट हैपेंस देन यू हैव इन ट्रबल, देन दिस डेफिनेटली ये चीज जल जाएगी, यू कैंट हैव दैट, ओके। सो दैट मीन्स के अगर मैं, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि if I want to have more and more allowance, I would like to increase it like this. If I increase it like this, then I allow more time for my duty ratio to increase. अगर मैं N1 और N3 को इक्वल रख देता हूँ, बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर होती है ये भी Vs होती है, यहाँ भी Vs होती है, यहाँ भी Vs होती है। उस केस के अंदर जो मेरी मैक्सिमम ड्यूटी रेशो जा सकती है वो 50% पर जाके रुक जाएगी, 50% से बढ़ा नहीं पाऊंगा, तो 0 to 50% आई कैन इंक्रीज, विच इज ओके। आई थिंक अगर आप उसको उस तरह देखिए ना, आपकी जो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ डेवलप होती है वो क्या है, VO का में एक तो ड्यूटी साइकिल का रिलेशनशिप था और दूसरा इसकी टर्न्स रेशो का ताल्लुक था, राइट। मैं इसके लिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ N2 टर्न्स, तो मैं आई कैन राइट डाउन VO एज D इंटू N2 ओवर N1 इंटू V सब S, राइट। अब अगर फर्ज करो कि मैं ड्यूटी साइकिल को लिमिट कर देता हूँ 0 से 50% के दरमियान, 0 to 0.5 के दरमियान, ये मेरी ड्यूटी साइकिल की लिमिट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास N1 ओवर N3 जो था ये यूनिटी था। उस केस में ये चीज़ मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि V आउट जो है वो मेरी D टाइम्स
सपोज करो मैं इसको 2 रख देता हूँ, 2 इंटू वी एस है। अगर मैं दिस इज द केस व्हेन n2 over n1 is equal to 2, let's say. This is my choice, मैं जो मर्जी चूज करूँ, टर्न्स रेशियो है ना, ठीक है। If I choose this, then it is this, which is 2 times d times vs. Now if this goes to 0.5, then this goes to 1. So I can increase I can control my voltage between 0 and vs. So because मेरे पास अब ट्रांसफार्मर है, मैं इसके साथ इसके नंबर ऑफ टर्न्स के साथ खेल के तो अपनी मर्जी के आउटपुट वोल्टेजेस और अपनी मर्जी की कंट्रोल रेंजेस चूज कर सकता हूँ। जो चीज़ हमें ख्याल करना पड़ती है वो सिर्फ यह है कि इस जगह पे जो चीज़ इसकी गेट पल्सेस बना रही होती है उसने इंश्योर करना होता है कि ये जो लिमिट्स हैं ये क्रॉस ना करें। अगर ये लिमिट्स क्रॉस कर जाएंगी तो डिजास्टर हो जाएगा। फॉरवर्ड कन्वर्टर में ये मसला होगा, दूसरों में नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब मैंने ये बात की थी कि देयर इज एटलीस्ट वन अदर मेथड विच इज यूज्ड विद दीज फॉरवर्ड कन्वर्टर्स फॉर कंट्रोलिंग फॉर अलाउइंग दिस कोर रीसेटिंग। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। आप ये करें आप इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कर यहाँ लोड है आपका। ये पार्ट एग्जैक्टली वही है जो ये है ट्रांसफार्मर स्टेटर का। यहाँ पर मैंने ना इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्शरी जो एक कोर रीसेटिंग वाइंडिंग थी वो ख़त्म कर दिया। उसकी जगह हम ये कर देते हैं कि यहाँ पर से एक तार लेके एक डायोड यूँ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से एक तार लेके एक डायोड यूँ कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके मॉसफेट्स हैं या IGBTs हैं या BJTs हैं, जो भी आप ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, बट दीज आर ट्रांजिस्टर्स। इस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं 2 स्विच फॉरवर्ड कन्वर्टर। ये है एग्जैक्टली फॉरवर्ड कन्वर्टर जैसे वो था, सिर्फ इसमें 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं। इसमें कोई और एक्स्ट्रा कोर रीसेटिंग वाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। काम कैसे कर रहा है कि when you turn on both of these devices, you turn them, first of all you turn them on simultaneously। दोनों ट्रांजिस्टर्स इकट्ठे टर्न ऑन किए जाते हैं। ठीक है, जब आपने इन दोनों को इकट्ठे ऑन किया तो आपने इसके ऊपर डॉट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की होती। ये डायोड और ये डायोड अगर आप देखें गौर से तो जब ये ऑन करोगे तो ये डायोड फुल वोल्टेज देख रहा होता है V सब S, इस तरह पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। इसी तरह जब ये ऑन होता है तो ये वाला डायोड इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव फुल वोल्टेज देख रहा होता है। तो ये दोनों रिवर्स बायस रहते हैं व्हेन दीज ट्रांजिस्टर्स टर्न ऑन। तो क्लियर है ना, मतलब ट्रांजिस्टर्स के ऑन होने के बाद हमें कोई मसला नहीं है डायोड्स के साथ। डायोड्स ऑफ हो गए एज इफ दे आर नॉट देयर। इधर वो वाली वोल्टेज अप्लाई हो जाती है जो भी यहाँ पे टर्न्स रेशो से, अगर फर्स्ट किया ये टर्न्स N1 थे और ये रेशो N2 के साथ इधर जा रहे थे तो N2 अपॉन N1 इनटू द अप्लाइड वोल्टेज V सब S ये यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना, बाकी सारा एनालिसिस में एग्जैक्टली यही आउटपुट वोल्टेज आपकी आउटपुट पे अपेयर हो जाती है। अब हमें सिर्फ देखना है कि किधर से आ रहे हो बच्चों, आ तो जाओ, लेकिन लेट क्यों इतने? जी चलो
ख्याल करो। अच्छा जी, तो जिस वक्त ट्रांजिस्टर ऑफ किए जाते हैं, जैसे यहां हुआ था, ट्रांजिस्टर ऑफ कर रहे हैं तो आप उसके फ्लक्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये खत्म होने की कोशिश करता है तो ये रिवर्स होता है, इस तरह वोल्टेज अप्लाई करता है। जब ये रिवर्स होता है तो ये डायोड और ये डायोड इकट्ठे ऑन हो जाते हैं। ठीक हो गया, नजर आ रहा है ना? ओके, जब ये दोनों डायोड इकट्ठे ऑन होते हैं तो इस पे जो वोल्टेज अप्लाई होती है वो V सब इस डायरेक्शन में अप्लाई, पहले सीधी वाली हुई थी, अब उल्टी वाली अप्लाई हो रही है। तो सेम वाइंडिंग के ऊपर एज इफ के जी इसके अंदर जैसे हमने देखा था अगर ये टर्न्स रेशियो बराबर होती तो यहां पे भी हमारी V सब अप्लाई हो जाती। एग्जैक्टली वही चीज वहां हो रही है। फर्क इतना सा है कि अब हमें ये तीसरी वाली वाइंडिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, टर्शियरी वाइंडिंग ना डालें और ये आप दो ट्रांजिस्टर्स और दो डायोड लगा दें तो यू गेट द सेम वोल्टेज हियर। एंड यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही लिमिटेशन आती है कि आप जब D.5 से पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपकी कोर जो है वो कंप्लीटली उस वक्त तक रीसेट हो रही होगी, उससे ऊपर जाओगे तो फिर मसला हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। तो इसमें भी जो D जो है वो आपका बिटवीन 0 एंड 0.5 लिमिट हो जाता है। इसमें भी जो इसमें जो D की लिमिटेशन है वो 0.5 तक नहीं है, वो इस टर्न्स रेशियो के साथ हम छेड़ सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ठीक है भैया, फॉर्मूला जो आउटपुट का है वो यही है। कौन से नंबर ऑफ टर्न्स? अच्छा, अब सवाल ये है कि ट्रांसफार्मर की इंडक्टेंस किसको कह रहे हैं आप? ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग्स हैं इसमें ना, तो आप कहाँ मेजर कर रहे हैं उसकी इंडक्टेंस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्वालिफाई ना, आप एक किसी इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो आप पहले ये पॉइंट आउट कर दीजिए कि ये वाली वाइंडिंग की इंडक्टेंस, क्योंकि एक बात आपको पता ही होगी कि अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी की टर्न्स डिफरेंट हों तो मैं अगर प्राइमरी से उसकी इंडक्टेंस नापूंगा तो वो और होगी, सेकेंडरी से उसकी इंडक्टेंस नापूंगा तो वो डिफरेंट आएगी। हर वाइंडिंग की अपनी अपनी इंडक्टेंस होती है। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग से इंडक्टेंस नाप रहा हूँ और प्राइमरी को शॉर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? अगर मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे मैंने इंडक्टेंस मीटर लगा दिया, ये तो मीटर कैसा होता है, चलो ऐसा ही होता है, ये एक इंडक्टेंस मीटर है, मैं इसको नाप रहा था और मैंने यहाँ पे सेकेंडरी के ऊपर एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया, क्या होगा? मेरा जो मीटर है वो क्या पड़ेगा? क्या वो सेम वैल्यू पड़ेगा या डिफरेंट वैल्यू पड़ेगा? एनी आइडियाज? जी, आइडियली इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर देन इट विल बी 0. अगर यहाँ पे डेड शॉर्ट है और ये एक आइडियल है केस तो इंडक्टेंस 0 पे चली जाती है। इन रियल केसेस इंडक्टेंस बहुत कम हो जाती है। सही है। जो अब आप जरा, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं किया, ये आपका इल्म बढ़ाने के लिए किया था। अब आप मुझे स्पेसिफिक होकर पूछिए कि इंडक्टेंस की जब आप बात कर रहे हैं चेंज हो जाएगी तो वो किस जगह की इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं और उससे क्या आपके जहन में आ रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? राइट, हमने एक बात याद रखिएगा कि जब हम 0 वोल्टेज अक्रॉस द वाइंडिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ प्राइमरी के ऊपर नहीं है। एवरी सिंगल वाइंडिंग ऑन द ट्रांसफार्मर, इफ यू पुट योर ऑसिलोस्कोप अक्रॉस इट, उसकी जो वोल्टेज है ना वो ऑन द एवरेज 0 होनी जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट द प्राइमरी। मैंने प्राइमरी की यहाँ पे एग्जांपल इसलिए ली थी कि वी हैव टू फिक्स अ वाइंडिंग, अदरवाइज मैं इसको भी ले सकता हूँ, मैं इसको भी ले सकता हूँ कि हर वक्त हर वाइंडिंग के ऊपर जो कुमुलेटेड साई है ना, जो V.dt इंटेग्रल है, उसका 0 होना मस्ट है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली प्राइमरी की। अगर मैंने प्राइमरी के टर्न्स को नहीं हाथ लगाया तो और इसके टर्न्स को बढ़ा दिया या कम कर दिया
तो आप कह रहे हैं कि इंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। यस, अगर मैं इसकी इंडक्टेंस मेजर करूंगा तो वो डिफरेंट आएगी पहले की निस्बत, लेकिन अब आपके ध्यान में क्या, उससे क्या इफेक्ट होगा? लेकिन वो हमारा कंसर्न है कहीं भी? अगर तो है तो वी नीड टू डिस्कस इट। नहीं, उसका उससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। देखें, अगर मैं यहाँ जगह वैसे ये जगह अगर नजर आ रही है तो मैं यहीं पर बना देता हूँ। मैंने आपको जो बताया था वो दो चीजें, एक तो ये है कि ये एक वोल्टेज की शक्ल होती है और दूसरी है हमारी जो इस दौरान करंट रन करती है। अब आपकी अगर एक केस ये है और एक केस ये है, एक में करंट बहुत ऊंची चलेगी, एक में करंट बहुत नीची चलेगी। इसमें जो इंडक्टेंस थी वो L1 थी, इसमें इंडक्टेंस L2 थी, और हमें ये बताया कि L2 इज वे बिगर देन L1, राइट? जो मैंने रूल्स आपको एक दो चीजें बताई हैं ना, जो जनरल जो बातें होती हैं, वो ये है कि जी इसका जो एक्यूमुलेटेड एरिया है ना वो जीरो होना चाहिए, उसका ताल्लुक इस वोल्टेज से कतन भी नहीं है, पहली बात। सॉरी, इस करंट से कतन भी नहीं है कि करंट किधर जा रही है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बक कन्वर्टर, ये वाला कन्वर्टर होता है ना, फॉरवर्ड कन्वर्टर, इसके अंदर ये जो करंट होती है, ये जो चेंज इन करंट है, इसको हम कहीं कंसिडर ही नहीं करते। आप अगर देखिए तो हमने इस जगह की वोल्टेज की बात की है और इस जगह की वोल्टेज की बात की है। असल में जो हमारा इंडक्टेंस है, जिसके करंट रिपल से हमारा ताल्लुक होता है, वो इधर बैठा है। इट्स अ बक कन्वर्टर। जब हम बात करते हैं उसकी बक बूस्ट की या फ्लाई बैक की, उसमें ये जो रिपल है ये मैटर कर रहा होता है। अगर मैंने अभी यहाँ पे शुरू में बिल्कुल यहाँ पे बक बूस्ट बनाया था, या वो जिसको आइसोलेटेड बक बूस्ट या फ्लाई बैक कहते हैं, उसके अंदर यस यू हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग, और उसकी जो इंडक्टेंस होती है वो डिजाइन की जाती है प्रॉपर्ली। आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी इंडक्टेंस डिजाइन की जाती है। बट इन केस ऑफ दिस कन्वर्टर, ये जो हमारा फॉरवर्ड कन्वर्टर है, इसमें ये करंट ये तो सिर्फ इधर फ्लो कर रही है, इधर तो नजर लोड साइड पर नजर ही नहीं आती। यहां पे एक और करंट है जो कि यहां फ्लो कर रही है इस इंडक्टेंस में। इस इंडक्टेंस का जो करंट है वो उसके ऊपर एक रिपल आता है। हमें आउटपुट के साथ ताल्लुक होता है कि इस पे कितना आउटपुट वोल्टेज पे कितना रिपल बनेगा, और यहाँ पे जो करंट है, यहाँ की जो करंट है एग्जैक्टली ये कर रही होती है। ये बिल्कुल वही है जो एनालिसिस हमने बक कन्वर्टर के केस में पहले किया हुआ। हमने आउटपुट वोल्टेज का रिपल निकाला था, हमने करंट का रिपल निकाला था, यहां से निकलता है, ठीक है। उसके लिए हम इस इंडक्टेंस को कंसिडर करते हैं, इसकी इंडक्टेंस को नहीं कंसिडर करते। अच्छा, जितना अगर मैं एक आइडियल की तरफ जाना चाहूं तो मेरा जो आइडियल बक ये वाला कन्वर्टर होगा ना, फॉरवर्ड कन्वर्टर, इसमें L sub M मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस जिसकी वजह से ये करंट राइज कर रही है वो इन्फिनिट होना चाहिए। L sub M इन्फिनिट होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ये करंट राइज ना करे। जितनी ज्यादा इंडक्टेंस हो उतना मेरे लिए यूजफुल होती है, क्योंकि मैं उतनी थोड़ी एनर्जी स्टोर कर रहा होता हूँ कोर के अंदर। मुझे कोर के अंदर एनर्जी नहीं डालनी है इस केस में, क्योंकि मैंने यहाँ गोल मेरा ये है कि ये एनर्जी जब ये पॉजिटिव होता है उस वक्त ये पॉजिटिव हो जाता है, और उस वक्त मेरी एनर्जी तो सिंपल इस ट्रांसफॉर्म इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए और इसमें कपल होनी चाहिए, बस। दैट्स व्हाई माय कंसर्न, आई डोंट वांट एनी रेजिडुअल एनर्जी टू बी स्टोर्ड इन द कोर। जितनी एनर्जी स्टोर करते हो कोर में उतनी तुम्हें वापस भी निकालनी होती है, जो हम देख रहे हैं अभी हम कोर रिसेटिंग के थ्रू कर। तो वो चीजें मैं चाहूंगा कि मेरी ये मैक्सिमाइज करे इंडक्टेंस, लेकिन खैर हम चूंकि इस वक्त जाहिर है एक एक डिटेल हम इसकी ट्रांसफॉर्मर डिजाइन और ये उनमें नहीं घुस रहा, हम जनरल जितना किताब में कवर्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन या अभी कंफ्यूजन है? ठीक इसका ऑपरेशन क्लियर है? ये क्विज में सवाल डाल दूं कि ये क्यों कम हो जाती है, ये सोचिएगा इस पे।
ट्यूब कन्वर्ट, इसको हम कहते हैं CHOOK, ट्यूब कन्वर्टर। Chuk is the name of the person. He was a Yugoslavian, मुझे सही याद नहीं, मेरे ख्याल है ये बर्कले में या कहीं पे प्रोफेसर था, ठीक है। He designed this converter. हमने जो अब तक 3 टाइप के कन्वर्टर्स देखे हैं, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर के केस में हमें ये फैसिलिटी थी कि हम 0 से उठा सकते थे आउटपुट को इन्फिनिटी तक, जो मर्जी कर सकते थे। ट्यूब कन्वर्टर भी आपको एग्जैक्टली ये चीज़ अलाउ करता है कि आप आउटपुट को 0 से लेके तो इन्फिनिटी तक जो मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक एडवांटेज है, जब हम इसमें इसका सर्किट डिज़ाइन कर सर्किट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी, क्या मसला हो गया? गप्पे शप्पे लग गई। इसमें 2 इंडक्टेंसीज हैं और 2 कैपेसिटेंसीज हैं, L1, L2, let's say C1 and C2। सबसे पहले एनालाइज करते हैं, देखते हैं ये करेगा क्या। अगर हम इसके इसमें एक ही ट्रांजिस्टर है, एक ही डायोड है, तो लेट्स सपोज कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन ऑफ हुए जा रहा है, ठीक है। और उसी तरह हो रहा है कि ड्यूटी साइकिल एक सर्टेन सेट हुआ है, D टाइम्स TS के लिए ऑन होता है और 1 - D टाइम्स TS के लिए ऑफ होता है। लेट्स सी कि ये क्या काम कर रहा है। इसको ऑन करें तो इसमें करंट बढ़ेगा। इसका मुझे नहीं पता अभी क्या है। सपोज करो कि बिल्कुल रीसेट के ऊपर इनिशियल कंडीशन सब 0 थी, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर वोल्टेज 0 थी। इसके ऊपर वोल्टेज अगर 0 होगी और इसको हम ऑन करेंगे तो कहीं कोई करंट इसमें से तो फ्लो नहीं करेगा ना, कोई पाथ नहीं बनता, ठीक है। सो देयर विल बी नो करंट कमिंग फ्रॉम दिस गाय, देयर विल बी सम करंट। मैं इसको ये कलर्स यूज करता हूँ। लेट्स से मैं जिस वक्त आपने ट्रांजिस्टर को ऑन किया तो रेड कलर होगा, जब ट्रांजिस्टर ऑफ करेंगे तो ग्रीन कलर होगा। So you will have a current that goes like this. इस तरफ अभी हमें पता है, अभी हमें कोई करंट नजर नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज 0 थी, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज ये करंट भी 0 है, ये वोल्टेज भी 0 है, इनिशियल स्टेडी से कोई मसला नहीं। नाउ यू टर्न ऑफ दिस थिंग। जब आप इसको ऑफ करते हैं तो इसके अंदर जो ये रेड करंट जा रहा था, ये मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा हुआ था ना, करंट रैंप अप होता जा रहा था, एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा हुआ था, उसके ऊपर आपने इसको ऑफ कर दिया। बिल्कुल जो आपको याद होगा ये पार्ट जो है, ये अगर आपके ज़हन में बूस्ट कन्वर्टर हो तो ये बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा कि ये करंट इधर जा रहा था वो अब इधर जाएगा और इस डायोड में से गुजरेगा और चला जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन नजर आ रहा है। सो दिस इज द करंट व्हेन द ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑफ। डायोड इस तरह लगा हुआ है कि वो इस करंट को सपोर्ट कर रहा है। जब ये हो रहा होगा तो उस वक्त इस कैपेसिटेंस की वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? इंक्रीज हो रही होगी, चार्ज हो रहा होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह चार्ज हो रहा होगा, V sub C1 बढ़ती जाएगी। जब ये बढ़ रही होगी तो ये करंट रिड्यूस हो रहा होगा, राइट। ऑफ कोर्स ये करंट जो इसमें एनर्जी स्टोर थी वो कैपेसिटेंस को डिलीवर हो रही है।
अच्छा, अब आप दोबारा से इसको ऑन करते हैं ट्रांजिस्टर को, इसके ऊपर सपोज करो कि थोड़ी सी वोल्टेज, फर्स्ट किया 2 वोल्ट आ गए थे पहली स्विचिंग के बाद, इसके ऊपर 2 वोल्ट आ गए थे, और जो इनपुट साइड का ताल्लुक है वो उसमें चूंकि और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो V सब S इसके अक्रॉस अप्लाई हो जाता है और ये करंट फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, जो इंडक्टेंस का करंट है वो दोबारा राइज करना शुरू हो जाता है L1 का। लेकिन अब आप इसकी पोलैरिटी देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि अब ट्रांजिस्टर जब ऑन हुआ है तो देयर कैन बी अ करंट दैट गोज फ्रॉम हियर like this, this current will flow अगर ये पोलैरिटी यूं होगी, ठीक है ना। हमने इनिशियली अस्यूम किया यहां 0 वोल्टेज है, यहां 0 करंट है। अब मैंने इस सर्किट के अंदर, इस पाथ के अंदर एक चार्ज कैपेसिटर प्लेस कर दिया, वो चार्ज कैपेसिटर इसमें एक करंट फ्लो करा देता है। जब ये फ्लो होता है करंट तो इसके अंदर जो गुजर रहा है करंट वो अब यूं जा रहा है, इस तरफ है इसकी डायरेक्शन, इसमें गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन यूं है, और इसके ऊपर एक चार्ज डिपॉजिट हो रहा है जो कि ऐसे करके डिपॉजिट हो रहा है, बिकॉज इसमें करंट यूं गुजर रहा है, ठीक है ना, ये नजर आ रहा है ना। अब आप इस प्रोसेस को रिपीट करते चले जाते हैं, जब आप ओवर एंड ओवर करते चले जाते हैं। एक जो और चीज़ है, सॉरी इससे पहले कि मैंने अभी ग्रीन करंट आपको दिखाया था ना, जब ये डायोड ऑन होता है उसके केस का, जब ये सेकंड टाइम डायोड ऑन होता है, जब आप इसको दोबारा ऑफ करते हैं तो अब एक करंट इस इंडक्टेंस में भी तो गुजर रहा है ना, इस इंडक्टेंस का करंट फिर अब ग्रीन वाला वो यूं फ्लो करता है। ये ग्रीन करंट्स जो हैं ये दोनों वो हैं जब ट्रांजिस्टर ऑफ है, ट्रांजिस्टर ऑफ है, और जो रेड हैं वो हैं जब ट्रांजिस्टर ऑन है। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो हमारा डायोड ऑन होता है। जी इंडक्टेंस में आप देखिए ये रेड वाला करंट चल रहा था ना, रेड करंट का मतलब ये कि ये इसमें से गुजर रहा था, ठीक है। अब जिस वक्त आपने इसको ऑफ किया, इस करंट की कुछ वैल्यू थी, सपोज कि वो 400 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, आपने उस करंट को काटना चाहा है तो वो करंट कैसे खत्म तो नहीं इंस्टेंटेनियसली खत्म तो नहीं हो सकता। मैं अभी आपको इसकी एग्जैक्ट शेप सब कुछ बताता हूं, लेकिन ये करंट एकदम तो नहीं कट सकता। वो करंट पहले उधर जा रहा था तो वो करंट अब इधर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो करंट रहता है, और ये करंट जो है वो अब मैंने उसको ग्रीन में दिखाया, ग्रीन में मैंने जो दिखाया वो एक्चुअली उसी करंट की कॉम्बिनेशन है जो रेड में है, सिर्फ फर्क यह है कि वो मोड डिफरेंट है, 2 डिफरेंट मोड्स हैं। अच्छा, ये मैंने आपको नीचे एक चीज बताई है कि ये बूस्ट कन्वर्टर है। अगर मैं इस जगह से मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, दिस विल बी यूजफुल। ये मेरा इस तरह प्लस माइनस V सब C, मैं इसको उठा के इधर ले गया हूं और इस स्विच को उठा के मैं इधर या इधर ले जाता हूं, मैं इधर ही ले आता हूं जहां पे बना ये मेरा स्विच है ऐसे। बाकी सब चीजें वैसे ही मैं ड्रॉ करता हूं। ये सर्किट है ना, अगर मैं इसको यहां से पकड़ता हूं, ठीक है ना, ये पार्ट क्या है, ये क्या है, ये कन्वर्टर देखा हुआ तुमने पहले देखा हुआ, ये कौन सा कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर है, सही है।
सो दिस इज नथिंग बट बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर को जिस तरह आपने देखा था वो इस तरह देखा था, ऐसे देखा था। अभी सिर्फ यह है कि चूंकि चीजें नेगेटिव हुई हैं इसलिए वो ना सारी पोलैरिटीज उल्टी में, और कोई बात फर्क नहीं है। इट्स अ बक कन्वर्टर। नाउ इट्स अ बक कन्वर्टर, सो दैट मीन्स के tube converter is nothing but a boost converter followed by a buck converter. ठीक है, इसके अंदर जो दरमियान वाला ये कैपेसिटर है ना, ये वाला, ये एज अ वोल्टेज सोर्स एक्ट कर रहा है जो कि बूस्ट की आउटपुट और बक की इनपुट के तौर पे ट्रीट होता है। और इसमें जो स्विच हैं, स्विच हमने कॉमन एक ही ट्रांजिस्टर को हमने रीयूज कर लिया है, जो बक में भी इस्तेमाल होता है, बूस्ट में भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरह एक ही डायोड को हमने रीयूज कर लिया। हाँ, इसके इंडक्टेंसीज अलग अलग हैं, इंडक्टर्स अलग अलग हैं, बूस्ट का इंडक्टर अलग है, बक का इंडक्टर अलग है। ठीक है ना। अब अगर मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बजाय मैं आपसे पूछूं कि जो V sub C1 है, अगर वो मेरे बूस्ट की आउटपुट है, वोल्टेज ऑन दिस कैपेसिटर V sub C1 मेरे बूस्ट कन्वर्टर की आउटपुट है, तो यह कितनी बनेगी आपको? 1/1 - D × Vs ये बनेगी। और जो मेरी आउटपुट बनेगी Vo, वो हो जाएगी D टाइम्स Vc1 which is equal to D/1 - D × Vs। ठीक है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि पोलैरिटी जो है वो इस तरह डेवलप हो रही है कि आउटपुट उल्टी नजर आ रही है, वोल्टेज उल्टी भी है। अगर आपको याद हो तो ये चीज जो है ये बक बूस्ट कन्वर्टर का की इक्वेशन है। अच्छा, बक बूस्ट जो होता है उसमें बक पहले होता है, बूस्ट बाद में होता है, उसका सर्किट सिंपलर नजर आता है। बूस्ट बक, ये बूस्ट बक कन्वर्टर है जिसका नाम चूक उसके बंदे पे रख दिया, बंदे के नाम पे रख दिया गया। बट अदरवाइज जो इनकी जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर रिलेशनशिप है, वो एग्जैक्टली सेम आती है। ये हम मल्टीपल तरीकों से डिराइव कर सकते हैं। एक तरीका इसको डिराइव करने का ये होता है कि हम किसी भी इंडक्टेंस को पकड़ लें और उसके ऊपर जो हमारी वोल्टेज है उसको हम इंटीग्रेट करके 0 पे ले लें, उससे हमारे पास यही रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर घुसता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि इसके अंदर जो करंट्स वोल्टेजेस हैं वो किस तरह बन रही हैं, कैसे। Okay, this is the switching function। जब ये 1 है तो ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, जब ये 0 है तो डायोड ऑन हो रहा है। Okay, let's try to draw the current in the inductance L1। मुझे नहीं मालूम इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, एट दिस पॉइंट आई डोंट नो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अ पॉइंट एंड आई से इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इंडक्टेंस L1 का जो करंट है इसको हम कह देते हैं दिस इज I इन L1, करंट इन इंडक्टेंस L1। इट स्टार्ट्स एट सम पॉइंट and during this interval it keeps on increasing। We know it increases because of the fact कि इसके ऊपर एक certain positive voltage अप्लाई किया हुआ है, और इसका जो rate of rise होगा वो हमें मालूम है कि वो V sub S divided by L1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये स्टेडी स्टेट ऑपरेशन है तो आई वुड लाइक कि ये चीज़ जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे हमारे रिटर्न कर जाए एट द एंड ऑफ द साइकिल।
ठीक हो गया। जब ये करंट रिड्यूस हो रही होती है तो उस वक्त इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होती है, अगर मैं इसकी वोल्टेज V सब L1 इस तरह ड्रॉ करूं तो ये वोल्टेज इनिशियली, तो अगर मैं इसके ऊपर ही कोशिश करता हूँ, लेट मी ड्रॉ V sub S इज द वोल्टेज ड्यूरिंग द टाइम जब ट्रांजिस्टर ऑन है। जिस वक्त ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो उस वक्त इस पे कितनी वोल्टेज अपीयर होती है? Vs माइनस Vc1। ओके, ये एम्पलीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इतना है। एक्चुअली इसकी पोलैरिटी अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना? इट्स अ नेगेटिव नंबर। सही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? इस तरह लिख दूँ? कैसे लिखूँ? मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये अगर नंबर कैलकुलेट करोगे तो ये नंबर आएगा 5, लेट्स से, बट दिस वोल्टेज इज एक्चुअली -5 volts, ठीक है? So if you really want to write it correctly, it should be written like this, because it's a negative number, which is correctly, आप probably इसको इसी तरह लिखिए तो ये बेहतर होगा Vs माइनस Vc1, और ये यहाँ तक चलता है। तो यहाँ पर जो इसका बनता है वो माइनस Vc1 प्लस Vs अपॉन L, ये इसका रेट ऑफ चेंज बनता है, विच इज अ नेगेटिव नंबर, बिकॉज Vc1 इज हायर देन Vs, एंड वी नो दैट। ये यहाँ से भी मुझे पता है, वैसे भी इट हैज टू बी हायर, इट्स अ बूस्ट कन्वर्टर, सो Vs से हमेशा हायर होता है Vc1, ठीक है? कितना हायर है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर से फॉल करेगा, कितनी स्पीड पे फॉल। इसी तरह अगर तुम्हें इंडक्टेंस L2 का करंट बनाने को कहा जाए, IL2, जो इंडक्टेंस L2 का करंट है वो क्या कर रहा है? जिस वक्त ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो वो इंडक्टेंस का करंट जो है वो बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, राइट, वो बढ़ता है। और उसका जो, लेट्स सपोज कि वो भी यहाँ से शुरू हो रहा था, उसकी क्या वैल्यू थी मुझे नहीं पता है दिस में, और वो बढ़ के तो यहाँ जा रहा है, और जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो है कितना है, कितनी वोल्टेज अप्लाई हो रही है इस इंडक्टर के ऊपर। अगर हमने इसकी पोलैरिटी किस तरह अस्यूम कर लूँ? लेट्स अस्यूम द पोलैरिटी टू बी VL2 लाइक दिस, बिकॉज करंट यूं फ्लो कर रहा है ना इसमें। सो दिस इज Vc1 माइनस Vc2। अच्छा, Vc2 जो है हम उसको Vout लिख लें, Vout लिख लें, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज है आपकी। सो Vc1 माइनस Vout इसका रेट ऑफ राइज डिटरमिन करेगा, डिवाइडेड बाय L2 की जो भी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जी जो इस पोर्शन में हमारे पास वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो Vc1 माइनस Vo है, इस पोर्शन। और जिस वक्त ऑफ कोर्स इफ इट इज स्टेडी स्टेट तो इट हैज टू गेट बैक टू इट्स स्टार्टिंग वैल्यू व्हाटएवर दैट वाज। और जब ये ऑफ हुआ था तो इसके ऊपर सिर्फ ये वाला वोल्टेज था V0 माइनस V0, so this is going down by minus V0 upon L2,
जी ये वहाँ पे जिस तरह हमने पोलैरिटीज़ ली हैं, नहीं VL2 की पोलैरिटी इस तरफ पॉजिटिव है, तो मैं जब यहाँ से मेजर करना शुरू करता हूँ ये वाली वोल्टेज इसका पॉजिटिव इसके साथ कंसाइड कर रहा है ना, ये ड्राइविंग पोटेंशियल है, दिस माइनस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज। और जो यहाँ पर माइनस V0 इसके ऊपर अपीयर हो रही है, सही है या कोई गलत हो गई चीज? एवरीबडी एग्रीज? अच्छा, अब आप ऑफ कोर्स आई मीन यहाँ से आप इंटीग्रेशन से इसका भी देख सकते हो या इसके केस में देख सकते हो, बोथ केसेस में आपके पास जवाब ये निकलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। ये क्विक टेस्ट भी है, अगर टेस्ट किया मैं इसके लिए देखूं तो क्या निकलता है कि V sub S इंटू DTS प्लस Vs माइनस Vc1 इंटू 1 माइनस D TS शुड बी इक्वल टू 0। ये तो गायब ही कर दूँ ना, कंफ्यूज ही करेगा। तो क्या आ जाता है? Vs D प्लस Vs माइनस Vc1 माइनस DVS प्लस DVC1 इज इक्वल टू 0। यही आएगा है ना, इससे मल्टीप्लाई। अच्छा, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो Vs इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है ना, इट्स अ गुड क्विक टेस्ट। Vs इज इक्वल टू ये इक्वेशन जो आ रही है ये आनी चाहिए थी, ये गलत हुआ है। क्या गलती की है ये हम देखते हैं। इसमें तो कोई गलती नहीं की हमने ना। क्या अभी कोई कमेंट आया था 1 माइनस क्या जी, ये Vc1 कॉमन ले लिया, गलत कर दिया यहाँ। तो ये क्या है? Vs माइनस Vs इज इक्वल टू Vc1 इंटू 1 माइनस डी, यही हो जाएगा ना। तो ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। ये बूस्ट का पार्ट आपको निकाल के दे रहा है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पर जो है ये है Vc1 माइनस V0 इंटू डी प्लस माइनस V0 इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकलेगा जी कि Vc1 इंटू डी माइनस V0 इंटू डी माइनस V0 प्लस V0 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये गायब हो गया, तो V0 इज इक्वल टू डी इंटू Vc1, जो कि बूस्ट ये बक पार्ट का रिलेशनशिप था। और इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो, वहाँ से Vc1 निकाल के यहाँ रख दो, तो आपके पास V sub S इज इक्वल टू V0 ओवर D इंटू 1 माइनस डी आ जाता है, जिससे आपका ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है। अच्छा,
जो इनमें करंट्स बनते हैं पहले एक मिनट सर ये देख लेते हैं कि जो हमारा आउटपुट करंट है, लोड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है। यहाँ पर लोड करंट फ्लो कर रहा है आई लोड को हम रीजनेबली अस्यूम कर सकते हैं कि वो एक डीसी है। अगर वो डीसी है तो इस करंट का जो रिपल है, रिपल पार्ट इसके अंदर से गुजरता है और जो डीसी पार्ट है वो यहाँ से गुजरता है। इसका मतलब है कि जो IL2 का जो एवरेज वैल्यू है वो उसके लोड करंट के बराबर है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड जो इसकी हाइट बनती है ना, ये वाली जो एवरेज हाइट है ये आई लोड के बराबर है। इट्स इक्वल टू द एवरेज वैल्यू IL1 एवरेज। एवरेज को किस तरह दिखाते हो पता नहीं, हमें ऐसे दिखाते थे ऊपर बार से। सो IL1 की जो एवरेज वैल्यू है वो इसके बराबर है लोड करंट के। ये IL2 है, यू राइट, ये IL2 की वैल्यू। अगर IL1 की वैल्यू आपको निकालने को पूछा जाए वो कितनी होगी? IL1 कितना होगा? क्या हुआ, खैरियत है ना? इजाज खैरियत है? IL1 की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू? क्या बताइए आपने? IL1 की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी बताई? I लोड डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी, ये बताइए। अच्छा, ये कहां से? क्यों? अच्छा, ओके, लेट मी आस्क, जो इनपुट आउटपुट पावर हम इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं लॉस नहीं रखा हुआ। तो जो आउटपुट पावर है वो क्या है? VO इंटू आई लोड, ये बराबर होनी चाहिए VS इंटू IL1 की एवरेज वैल्यू। IL1 की एवरेज वैल्यू तो मैंने कैपिटल उसमें लिख दिया है, जब भी कैपिटल यूज कर रहा हूँ इसका मतलब एवरेज डीसी वैल्यू है। यहाँ से मेरे पास ये सिंपल, इसको मैं V सब S से डिवाइड कर देता हूँ और V0 और V ओवर V सब S किसके बराबर है? V0 डिवाइडेड बाई V सब S किसके बराबर है? D ओवर 1 माइनस डी से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा I लोड, बल्कि IL1 जो है उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो बराबर है I लोड इंटू 1 माइनस डी ओवर डी। दिस कम्स फ्रॉम द पावर इक्वेशन, पावर रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं दरमियान में लाइन ड्रॉ करूँ और ये मेरी एवरेज IL1 की जो एवरेज वैल्यू है, दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस डी ओवर डी इंटू आई लोड। जी गलत हो गया? V0 ओवर VS, हाँ ठीक करो, सही। ठीक है, शाबाश। चाहिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम करंट कितना है? IL1 peak. Is it IL1 peak or something else? क्या something else क्या? There are two currents, है ना? तो ये जो इधर से आ रहा था और जो इधर से आ रहा था, दोनों इकट्ठे मिलकर इसका करंट बनता है। इसका मतलब ये, और ये देखें कि दोनों की पीक्स कोइंसाइड करती हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी पीक वैल्यू और इसकी पीक वैल्यू को जमा करें तो वो बनता है आपके
ट्रांजिस्टर का वो करंट जिस वक्त ऑफ कर रहे हैं आप उसको। गुड। सो वो आप निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको ये आप डेल्टा IL1 भी निकाल सकते हैं, डेल्टा IL2 भी निकाल सकते हैं। आपको एवरेज वैल्यूज दोनों की पता है, आप उसके अंदर हाफ ऑफ दिस वैल्यू जमा कर लीजिए जो कि इससे निकाल सकते हैं डेल्टा IL1, और हाफ ऑफ दिस वैल्यू जमा कर लीजिए जो कि इसके साथ निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का सम प्लस half of this plus half of this will give you the maximum current that is going to be going through the transistor. And by the way, that is the same current जो कि डायोड में से भी गुजरेगी, ठीक है, दोनों डिवाइसेस में से। क्योंकि जिस वक्त डायोड ऑन, जब डायोड ऑन होता है जिस इंस्टेंट पे, वो यही इंस्टेंट होता है। यहाँ पे डायोड ऑन है, यहाँ पे डायोड ऑफ है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑफ है। अच्छा, फायदा क्या है इस सर्किट का? ये सर्किट अगर आपको बक बूस्ट कन्वर्टर ज़हन में हो, तो बक बूस्ट कन्वर्टर की इनपुट पे ये जो ट्रांजिस्टर है, मैं यहाँ पे इसको मिटा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये दिस वॉज माई बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर में जो इनपुट होती है ना करंट, इनपुट पे जो लोड से करंट, सोर्स से करंट आ रही होती है, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि इसको ऑन ऑफ करा रहा होता है। इनपुट करंट को जब आप देखते हो तो वो चॉप्ड होती है, कटी हुई होती है। इसकी इनपुट करंट कटी हुई होती है। अभी जो हमने देखा सर्किट, उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन थी। इनपुट पे लगा हुआ इंडक्टेंस। इसका क्या मतलब है कि मेरी जो इनपुट करंट है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो सेम करंट है जो कि मेरी इंडक्टर में फ्लो कर रही है। ऐसे तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस करंट के ऊपर की वजह से जो, बल्कि चलो लेट मी now take it to a bigger picture। ये एक डब्बा है, इस पे एक ये तार है इनपुट की, VS यहाँ अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे को तुमने आगे निकाल के तो यहाँ दूर करके कहीं लोड लगाया है। ये तुम्हारा कन्वर्टर है। यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं दूर एक बैटरी लगी हुई थी, ये तुम्हारा V सब एस था सोर्स। तारें इस्तेमाल की जाती। ये प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आया था? ये जो चूक साहब थे, इन्होंने ये क्यों डिज़ाइन किया था? ये जो आपके जहाज या स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं ना, उसके लिए डिज़ाइन हुआ था। क्यों हुआ था? आपकी जो बैटरी है वो कहीं लगी हुई है, या सोर्स है पावर का, वो कहीं से तारों से आप तक कंडक्शन होती है। अब अगर आप इस जगह पे बक बूस्ट लगाते हैं तो ये करंट चॉप्ड होगी, कटी हुई होगी। जब ये करंट कटी हुई होगी तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है वो बढ़ जाती है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये तार जिधर जिधर से गुजरेगी वहां वहां ये रेडिएट करती है, ठीक है, ये दूसरी चीजों को हर्ट करती है। अगर मैं इसकी जगह चूक का कन्वर्टर लगा दूं जो कि बूस्ट बक कन्वर्टर है, तो उसकी जो इनपुट है वो स्मूथ है, करंट जो है वो स्मूथ हो चुकी है। उसका जो रिपल है मेरे हाथ में है, मैं इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा के उसका रिपल रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। वो हमने यहाँ देखा है, इसकी ये वैल्यूज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज अनदर मेथड जो कि विच वी हैवंट टॉक्ड अबाउट, जिससे हम इस रिपल को फर्दर कम कर देते हैं। इस मसले को एड्रेस करने के लिए चूक ने ये कन्वर्टर डिजाइन किया था, ठीक है। इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट कंपेयर टू द बक बूस्ट कन्वर्टर, बट इट हैज इट्स ओन यूजेजेस, ठीक है। देयर इज अनदर कन्वर्टर जो कि सेपेक कन्वर्टर, SCPIC के नाम से वो
बनता है, इस्तेमाल होता है, ये आपकी क्लास, आपकी बुक में कवर्ड नहीं है, मैं इसको तक फिर टच नहीं कर रहा जी। मसला ये है कि अगर ये करंट जो इस तार में करंट फ्लो कर रहा है ना यहाँ पर, वो करंट इस तरह का अगर हो, बक कन्वर्टर का करंट इनपुट का इस तरह का होता है, ऐसे ही है ना, आपका एक मेन लाइन पे स्विच लगा होता है, तो जब भी ये चीज कर रहे होते हो ना आप, तो दिस इफेक्टिवली इज एन इंडक्टेंस। लंबी तारें होती हैं ना, वो इंडक्टेंस के तौर पर बिहेव करती हैं। जब भी आप इंडक्टेंस के अंदर करंट को ऑन ऑफ करवाओगे तो क्या होगा, यहां पे इसके अक्रॉस वोल्टेजेस डेवलप होती हैं। ठीक है, दो चीजें हैं। आप लोगों ने एंटेनास पढ़े हैं, एंटेनास पढ़ रहे हैं आजकल, पढ़ रहे होंगे। सो अगर एक तार है और उसके अंदर से तुम एसी लगाते हो तो ये रेडिएट करती है। ठीक है, जब भी तुम्हारी करंट इस तरह की होती है और वो इस, चूंकि ये स्क्वेरिश है ना वेवफॉर्म, ये यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें बहुत सारा होता है। जितनी हाई स्पीड पे तुम इसको ऑन करते हो उतना ज्यादा उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रेजेंट होता है। अगर तुम इसका FFT करोगे, फिर ट्रांसफॉर्म लो इसकी, तो तुम्हें नजर आएगा कि ये कोई, सपोज करो कि ये इसकी F sub S है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसके अंदर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और इससे हायर कंपोनेंट्स बहुत सारे पड़े होते हैं। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये रेडिएट होते हैं, एंटेना बन जाती हैं ये तारें। अगर आप इसके नजदीक अपना रेडियो रिसीवर रखो तो यू कैन पिक दीज थिंग्स अप, आपको नॉइज मिलेगा। अगर आप अपना टीवी इसके नजदीक रखोगे तो आपकी स्क्रीन खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता है, आप जहाज में ट्रेवल करो तो वो कहते हैं अपना सेल फोन ऑफ कर दो, अपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑफ कर दो। वो क्यों कहते हैं? इसीलिए आपको कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है वो आपके जो पास इक्विपमेंट है उसकी रेडिएटेड जितनी पावर है उससे इफेक्ट हो सकता है। अब जाहिर है जब आप जहाज उड़ा रहे हैं या आप स्पेस क्राफ्ट में हैं तो वहाँ पे ये छोटे मोटे रिस्क तो नहीं ले सकते आप, यार मैंने ज़रा गेमें खेलनी थी तो इसलिए जहाज गिर जाए। यू कैन डू दैट राइट। सो आपको मतलब आपको कंप्लाई करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि नॉइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जीरो होनी चाहिए ताकि जहाज के सिस्टम काम करें। अगर आपको मीटर दिखा रहा है कि जी आप 10,000 फुट की बुलंदी पे हैं और असल में आप 2,000 फुट की बुलंदी पे हो तो क्या होगा? अल्लाह माफ करे यहाँ पे जो हुआ था यार। सो वो गलतियाँ जो हैं वो अफोर्ड नहीं की जा सकती उन जहाज़ों में और उन चीज़ों में ना, तो इसलिए जो उन एरर्स को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। ठीक है, तो वहाँ के लिए ये सर्किट यूज़फुल होते हैं। आप इस तरह की चीज़ें फिल्ट्रेशन और ये वो बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ पक्का करने के लिए। एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, एक मिनट। वी हैव अ क्लास एट 3:30 राइट, वी हैव अ क्लास एट 3:30। वो हम लोग इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और मैं इस वक्त आपको सिर्फ रैपिंग अप में ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया है ना वो सारे सिंगल स्विच कन्वर्टर्स को कवर किया है। सिंगल स्विच कन्वर्टर्स वो कन्वर्टर्स होते हैं जिसमें एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर के साथ काम हो रहा होता है। सिर्फ आज मैंने आपको एक 2 स्विच वाला कन्वर्टर दिखाया है, लेकिन वो 2 स्विच वाला कन्वर्टर भी सिर्फ इसलिए 2 स्विच लगाए थे कि हम कोड को रीसेट करना चाहते थे, वरना उसमें भी जो दोनों स्विचेस हैं वो साइमल्टेनियसली ऑन होते हैं, तो इफेक्टिवली वो एक ही स्विच होता है। ठीक है, बट मैं मारूंगा। So, but there are many converters
जहाँ पे हम 2 स्विच या 4 स्विच या इवन 6 स्विच या हम उससे भी ज़्यादा स्विच यूज़ करते हैं कि आप लोगों ने खुद बनाए मोटर कंट्रोलर्स जो बनाए एच ब्रिजेस के साथ, वो 4 स्विच कन्वर्टर्स हैं, ठीक है। अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड विल टॉक अबाउट 2 थिंग्स। एक तो ये कि ऐसे कन्वर्टर्स जिसमें पावर का फ्लो दोनों तरफ हो सके, बैक एंड फोर्थ, दैट मीन्स के आप लोड साइड जिसको आप नॉर्मली लोड कहते हैं, आपकी नॉर्मली पावर इधर से इधर फ्लो करती, सोर्स से लोड को फ्लो करती है, बट देयर मे बी केसेस जैसे हमने पहले बात की थी कि जब गाड़ी आपकी ऊपर से नीचे को मूव करती है पहाड़ी के ऊपर से, यू वांट टू डू रीजनरेटिव ब्रेकिंग वेयर द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार आप उसको रीजनरेट करके तो बैटरियों में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो कन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जितनी हमने कन्वर्टर्स की बात की है ये सारे यूनी डायरेक्शनल पावर फ्लो कन्वर्टर्स हैं, इनमें से कोई भी रिवर्स पावर को फ्लो को कंट्रोल वो नहीं करता था। बिल्कुल शुरू में आई रिमेंबर, अगर आप लोग अपने नोट्स निकालेंगे तो मैंने आप लोगों को शुरू में एक बताया था जिसमें 2 स्विच के कन्वर्टर की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आप पावर वापस भी ले जा सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज मैं उसको एच ब्रिज को और हाफ ब्रिज को ये मैं इंशाल्लाह ख़त्म करवाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ इट।